हाय। पिछले वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने वो वहीं पर रोक दिया। ऊपर से मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, पावर कट था। चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। Reproduction likewise is a characteristic of living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents, right? Invariably and implicitly, we refer to sexual reproduction. यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, फिर भी व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, अलग अलग चीज़ों की आवाज़ आ रही है। सिटी के बीच रहने का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी अगले चैप्टर में ही। मुझे तो मज़ा आया था पढ़ने में, आपका पता नहीं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स आने लग जाते हैं, छोटे छोटे से आउटग्रोथ आने लग जाती है। फिर वो आउटग्रोथ अलग से टूट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। यही होता है। इन प्लेनेरिया फ्लैटवर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया में हम ट्रू रीजनरेशन देखते हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लेनेरिया है, ठीक है। अगर आप उसको ऊपर से काटोगे तो वो अपना हेड डेवलप कर देगा, और जो हेड आपने काटा वो पूरी बॉडी डेवलप कर देगा। इस तरह का रीजनरेशन उसमें होता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप उससे काट कर मारने की कोशिश करें तो वो नहीं मरेगा, ठीक है। इन प्लेनेरिया ये तो हमने देख लिया। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म regenerates the lost part of its body and becomes a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. हमने ये अभी जो भी नाम गिनवाए हैं वो हम इसी यूनिट में आगे देखने वाले हैं। किस इसी यूनिट में, इसी चैप्टर में नहीं। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। अमीबा और यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेलुलर एल्गी एंड फंजाई और बैक्टीरिया, मतलब जिनके पास भी एक सिंगल सेल है उनके लिए क्या रिप्रोडक्शन और क्या ग्रोथ, दोनों सेम ही होते हैं। वो डिवाइड करके ग्रो करेंगे तो, लेकिन अल्टीमेटली बनेंगे तो दो अलग अलग स्पीशीज, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही ना। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ साइमल्टेनियसली एक साथ ही होता है, सिनोनिम होता है उनके लिए, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यों ऐसा क्यों होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिफाइनिंग ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर। हम जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ का मतलब होता है, हमने वैसे ही डिफाइन कर दिया कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मास। तो hence we notice that in single cell organism we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. Yes,
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा निसंतानता, ये वर्ड आपने सुना होगा, इनफर्टिलिटी। फॉरगेट इट, ये आपने वर्ड सुना होगा, इनफर्टिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, आईवीएफ सेंटर्स होते हैं जो इनफर्टाइल कपल्स को यानी बेबी क्या बोलेंगे यार उसको, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और फैमिली प्लानिंग में हेल्प करते हैं। ओके, तो वो लोग इनफर्टाइल हैं, तो क्या वो लोग लिविंग नहीं है? लिविंग है ना वो लोग। म्यूल्स लिविंग होते हैं। म्यूल्स का मतलब क्या होता है? एक घोड़ा और एक गधी आई मीन, एक दो अलग अलग स्पीशीज़ है, राइट? उनके मिलाप से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उनके मिलाप से जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो म्यूल कहलाता है, खच्चर जिसे हम बोलते हैं। वो इनफर्टाइल होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो क्या वो लिविंग नहीं है? उसे यूज़ किया जाता है पहाड़ों में, मतलब लगेज लोड के लिए, तो क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है ना वो भी तो सांस ले रहा है, वो भी तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। क्या वो लिविंग नहीं है? तो रिप्रोडक्शन को भी एज मेन क्राइटेरिया टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं लिया जा सकता, ठीक है? वर्कर बीज का मतलब क्या होता है? देखो, बीज में ना सिर्फ और सिर्फ एक रानी होती है, फीमेल रानी होती है, और एक मेल होता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। उनके अलावा और कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बीज में उनके अलावा और कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी होते हैं वो वर्कर बीज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम के लिए बने हुए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे नींद आ रही है ऐसा लग रहा है, बट फिर भी आपको पढ़ाई बिना नहीं सोऊंगी। नेक्स्ट है, हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैनॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Another characteristic of life is metabolism. देखो, रिप्रोडक्शन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन को आप एज अ मेन क्राइटेरिया फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं ले सकते। समझे? हाँ, समझ गए होंगे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे शरीर में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे वो एनाबॉलिक हो, सबको मिला करके मेटाबॉलिज्म कहता है। कैटाबॉलिक यानी कि तोड़ना, एनाबॉलिक यानी कि जोड़ना। All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belong to various classes. Size, functions, etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they unicellular और नॉन यूनिसेलुलर। हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। ऑल प्लांट्स, all animals, all fungi and microbes exhibit metabolism. Sum total of all the chemical reactions
चाहे वो कैटाबॉलिक हो चाहे वो एनाबॉलिक हो, अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग के थ्रू हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट होकर के आपके ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक जा रही है, टिश्यूज़ में ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, या फिर किसी जगह ग्लूकोज बन रहा है, ग्लाइकोजन बन रहा है। आपको पता है ना ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन का मतलब होता है ह्यूमन फैट्स, ह्यूमन स्टार्च को ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोजन का बनना एनाबॉलिज्म, ग्लूकोज का टूटना कैटाबॉलिज्म। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ऐसे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. And isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. हम कई बार एंथ्रोपोजेनिक बेनिफिट्स के लिए, ये वर्ड मैंने आपको बताया था पिछली बार, ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए हम टेस्ट ट्यूब में यानी कि लेबॉरेटरी कंडीशन में पूरी बॉडी की कंडीशन प्रोवाइड करते हुए हम कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टिश्यू कल्चर करते हैं, वहाँ पर हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कर सकते हैं। सॉरी, टिश्यू कल्चर में बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती। कोई भी बैक्टीरियल कल्चर में हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे एनिमल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, लेबॉरेटरी कंडीशंस देते हैं, वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, दोनों में से कुछ भी नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ये तो हमने देख लिया था। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ना ग्रोथ है ना ही रिप्रोडक्शन है। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन लिविंग नहीं है। ठीक है, एक डेड बॉडी लिविंग नहीं होती क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म हो रहा होता। ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट कि ना, बिना किसी एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विच आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। हमारे बॉडी के बाहर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते हैं लेबॉरेटरी में, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं होते, लेकिन लिविंग रिएक्शंस ज़रूर होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर भी होती हैं और हम लेबॉरेटरी कंडीशंस प्रोवाइड करके उन्हें बाहर भी पॉसिबल कर पा रहे हैं। Hence, cellular organism of the body is the defining feature of life forms. Next है perhaps the most cellular organization को भी हम defining property कह सकते हैं। Perhaps the most obvious and technologically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surroundings or environment and respond to this environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organs. Plants respond to external factors like light, water, temperature and other organism, pollutants, etc. आपको पता है जब लाइट की मात्रा कम होती है तब फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है रेट,
और लाइट जैसे जैसे बढ़ती है, कि इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ती है एक हद तक। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आपका एक फोटोसिंथेसिस करके एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है, हम वो पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और उसके लिमिटेशंस के बारे में, आई मीन एनवायरमेंटल लिमिटेशंस के बारे में। तो इसका मतलब प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं हमारे एनवायरमेंट से, राइट। और हम हैं, हमारे सेंस ऑर्गन, हम आइज़ के थ्रू जो देखते हैं उस फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, हम ईयर्स के थ्रू सुनते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हाँ, ये एक लिविंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकता, राइट। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders. सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सीज़न, किसी एक पर्टिकुलर सीज़न पर ही ब्रीड करते हैं, पूरे साल भर में पर्टिकुलर सीज़न पर ही ब्रीड करते हैं। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए तो उन ब्रीडर्स की रिप्रोडक्शन में भी चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है वो रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए, या फिर हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाए, राइट। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हैंडल करते हैं केमिकल्स जो उनके बॉडी के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वायरल फीवर हो गया, मुझे है वायरल फीवर। मुझे सपोज़ वायरल फीवर हो गया, एक वायरस, एक पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर गया, तो उसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी में WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, और जितने भी फाइटिंग सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट हो गई और उन्होंने अगेंस्ट दैट वायरस काम करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टू द एक्सटर्नल पैथोजन जो मेरी बॉडी में एंटर किया है। अब मैंने ली PCM, पैरासिटामोल। अब क्योंकि मुझे बुखार आ रहा था, हम क्या करता है, हमारी बॉडी कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है ताकि वो पैथोजन ज़्यादा ग्रो ना कर पाए या फिर मर जाए, राइट। ऐसा होता है बहुत सारे पैथोजेंस के साथ कि वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। तो यही टेक्निक हमारी बॉडी भी लगाती है। और तो ये रिस्पॉन्स क्या है, हमारी बॉडी, अगर हमें बुखार आ रहा है तो बुखार आना इज़ नॉट अ डिजीज़, बुखार इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ डिजीज़। समझ रहे हो आप। तो ये जो रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस करने के लिए मैंने क्या ली, पैरासिटामोल, और उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ। एक केमिकल दिया मैंने अपनी बॉडी को और उसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ। समझ रहे हैं आप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहाँ थी मैं, ओके। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। Human being is the only organism who is aware of himself. Human being अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद के लिए अवेयर है। अपने आसपास की चीज़ों को सेंस तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है, लेकिन ह्यूमन
ह्यूमन जो होता है सेल्फ अवेयर होता है, राइट। अभी मैं कैसी दिख रही हूँ, मुझे किस तरह से बात करना चाहिए, मुझे किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ह्यूमन के अंदर होती हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं होती हैं, राइट। इसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। मेरे लिए तो मैं सो ही रही थी इतनी देर से, बट क्या हमारे यहाँ पावर कट हो गया और ये आप सुन रहे होंगे आवाज़ें, व्हीकल्स की आवाज़ें, तो इसकी वजह से मैं उठ गई। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैं लेक्चर ही रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग फॉर यू ऑल एंड गुड नाइट टू मी।